चलिए भाई बच्चों, आज हमें शुरू करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान सुनोगे तो आपको पूरा चैप्टर अब याद हो जाएगा। पूरा चैप्टर 2 क्लासेस में, 2 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे हम, 2 रिकॉर्डिंग में। आइए, सबसे पहले आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ। इस वर्ड को आपने एक बार पहले भी सुना हुआ है, जब आपने ये पढ़ा था ना इकोनॉमी रिफॉर्म आने के पीछे रीजन क्या है, तो उसमें एक पॉइंट था डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक वर्ड था उसमें डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उस टाइम मैंने ये बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है नॉर्मली, कि मान लो एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें वो सारे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से करती है। समझ में? सेंट्रल बैंक इसको रिकॉर्ड करती है, और इसमें आपको लॉस तब होता है जब आपकी पेमेंट ज्यादा हो, रिसिप्ट कम हो। जब आप पेमेंट ज्यादा करोगे और रिसिप्ट कम करोगे तब आपको ज्यादा लॉस होता है। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि हम बाहर ज्यादा खरीदते थे और बेचते कम थे, इसलिए पेमेंट ज्यादा होती थी, इसलिए हमें लॉस होता था। उसी चैप्टर को हमें आज इसमें बहुत डीपली पढ़ना है, उसी टॉपिक को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से चीजें रिकॉर्ड करते हैं, एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉट ट्रांजेक्शन, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं बताऊंगा, पर अभी समझो कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे कंट्री के, किसके बीच में? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की कोई भी कंट्री से, हमारी कंट्री और दुनिया की किसी भी कंट्री से जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, पूरा बोलेंगे इसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो अभी मान लो कि आप एक सेंट्रल बैंक हो और आप कंट्री के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, यहां से बाहर के बीच में, वो सब कुछ आप उस अकाउंट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो। समझ में आया? लेकिन क्या हम रिकॉर्ड ऐसे ही कर देते हैं? कोई तरीका नहीं है। लिखा है ना यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, एक तरीके से रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता। वो तरीका क्या है, वो तरीका बताऊंगा अभी आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते कौन कौन से हैं, ये होता क्या है। ये आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो ना, ये कुछ और रिकॉर्ड करते हो? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, कहां करते हो, कैसे करते हो, वो बाद में समझेंगे। पहले समझो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही क्या होते हैं। आपके सामने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, देखो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ऑनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विस, मनी एंड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब वो होता है जहां पे आप गुड्स के ऑनरशिप को, उसके टाइटल, सर्विस की ऑनरशिप या सर्विस बेच रहे हो, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, एसेट बेचना खरीदना कर रहे हो, लायबिलिटी लेना देना कर रहे हो, ये सब कुछ लेन देन सब कुछ किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। अब कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है? पहला, ये याद कर लेना, याद हो जाएगा अभी आपको। पहला विजिबल, दूसरा इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल से बताता हूं मैं आपको बच्चों, आपकी बुक में ना 4 है, मैंने पांचवा अपने तरफ से ऐड किया है। ठीक है, 5वां का नाम क्या है? ऐड किया पर लिखा नहीं, क्योंकि सामने ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जय समझना ये है क्या चीज। पहले आपको समझ में आया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो भी लेन देन हो रहा है, वो लेन देन जो है वो 5 तरह की है। पहला, अगर आप सामान खरीद रहे हो, सिर्फ ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, पता किसे कहते हैं? जिसे आप बेचने के लिए खरीदते हो। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो आप बेच रहे हो, है ना, और खरीद रहे हो तो बेचने खरीद रहे हो। तो जब आप ओनली गुड्स में ही डील करते हो, ओनली गुड्स में, तो किस में आते हैं वो? विजिबल आइटम में आते हैं। किस में आते हैं? विजिबल आइटम में। क्या ऐसा होता नहीं है? क्या हमारी कंट्री बाहर से सामान नहीं खरीदती बेचने के लिए? क्या पता आप में से ही कोई बंदा हो जिसका कोई जानने वाला हो जो बाहर से सामान खरीद रहा हो यहाँ बेचने के लिए, है ना? तो ऐसे में, या फिर आप ही की फैक्ट्री से कोई सामान बाहर जाता हो, कोई कंपनी खरीद रही हो आपसे वहां बेचने के लिए, तो वो भी बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तुम भी बेचने के लिए खरीद रहे हो। तो यहाँ जो गुड्स का लेन देन हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट,
वो उसे हम क्या बोलेंगे, विजिबल आइटम। पढ़ के देख लीजिए इसमें, इन दिस कैटेगरी ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, सारे फिजिकल गुड्स जिसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सब इंक्लूड होता है इसके अंदर। दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम बिकॉज गुड्स कैन बी सीन, टच एंड मेजर, मतलब अमाउंट में हम मेजर कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। एंड ड्यूली रिकॉर्ड एट कस्टम बैरियर्स, उसे हम कस्टम बैरियर के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी कैसे भी रिकॉर्ड करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, उसे हम रूल्स के अकॉर्डिंग उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सही में आ गया? ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए भाई? अगर बाहर डील हो रहा है गुड्स में, आना चाहिए ना? किसके अंदर आना चाहिए? हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं हम? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा ये, क्योंकि ये भी तो ट्रांजैक्शन है, नहीं है? है या नहीं है? तो रिकॉर्ड होगा, इसलिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है क्या, विजिबल आइटम। दूसरा क्या है, अब आप ये समझ गए होंगे, इनविजिबल आइटम थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। यहां आएंगी सारी सर्विसेज, क्या आएंगी सारी? जैसे कोई डॉक्टर है यहाँ का, वो अपने पेशेंट को कंसल्टेट कर रहा है बाय वीडियो कॉल, है ना? तो यहां से वो अपनी सर्विस ट्रांसफर कर रहा है और बदले में पैसे ले लेगा। तो यहां कोई गुड्स नहीं गया, पैसा तो देखो सर्विस गई, बदले में पैसा आया, ट्रांजेक्शन हो रही है, पर यहाँ कोई गुड्स नहीं गया, यहाँ सर्विस ट्रांसफर हो रही है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी एडिटिंग की सर्विस हो गई, कोई म्यूजिक डायरेक्टिंग की सर्विस हो गई, या कोई इंजीनियर चला गया यहाँ से अपनी सर्विस देने, तो यहाँ पर कोई गुड्स की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल आइटम, मतलब ओनली सर्विस की ट्रांजेक्शन हो रही है। पैसे लेन देन होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा पैसे लेन देन? इसे भी हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। हर एक डॉक्टर, हर एक इंजीनियर, हर एक डायरेक्टर मनी वैल्यू में मेजर कर सकता है, और इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। समझ में आया? पहला आइटम क्या था, दूसरा क्या है? सही में आया? कौन कौन सा आइटम आते हैं, गुड्स और सर्विसेज। अब तीसरा क्या है? अच्छा इनविजिबल पढ़ तो लो, इसमें वो सारे चीजें रिकॉर्ड होंगी जो किस रिलेटेड होंगी, सर्विस से, लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, विच आर गिवन एंड रिसीव, जिसे हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं सर्विस। दिस आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम बिकॉज, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, है ना? जैसे डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, इसको हम टच नहीं कर सकते, कर सकते हैं टच का सर्विस को, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हो, ठीक है। कैन नॉट बी सीन, फैल क्या है, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं उसको हम, कैन नॉट बी सीन, टच एंड मेजर। चलिए लास्ट आते हैं, लास्ट नहीं, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है बच्चे? इसको ना एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या? बोल सीधा बैठ, और अच्छे से, अभी पीछे नहीं हुई है। क्या बोलते हैं, वन वे ट्रांजेक्शन। उल्टी सीधी क्या, तेरे पास है तो उल्टी सीधी नहीं है, मैंने बोल दिया। सुनो, वन वे ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वन वे ट्रांजेक्शन। और वन वे ट्रांजेक्शन सुनकर आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ एक तरफ जाएगा, ठीक है, कोई चीज जो है, पैसा हो, कोई गिफ्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो, वो सिर्फ वन वे जाएगा, उधर से कुछ नहीं आने वाला। इसको हम कह सकते हैं बच्चों, किसी को गिफ्ट देना, किसी को, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, किसी का लाडला अमेरिका में काम कर रहा है, उसने अपनी सैलरी अपनी मम्मी के अकाउंट में भेजी, तो वो इसका मतलब ये था ना कि यहां से कुछ भेजेंगे, कोई गुड्स एंड सर्विस, तो वो क्या है, वो एक वन वे ट्रांजेक्शन हो गया। समझ में आया? उसी तरह मान लो कि आपका मन कर रहा है कि कोई किसी कंट्री में कुछ अर्थक्वेक आया है, तो आपको वहां पे क्या देना है, डोनेशन प्रोवाइड करनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे डोनेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, आप भेज रहे हो पैसे, क्या बदले में कुछ मिलेगा आपको? तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं मनी में, लेकिन ये टू वे ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ वन वे ट्रांजेक्शन है, जिसमें सिर्फ जाएगा, ठीक है, और मिलेगा कुछ नहीं। समझ में आया? क्या बोलते हैं इस ट्रांजेक्शन को, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है, यूनिलैटरल। इसमें गिफ्ट्स मिलते भी हैं और गिफ्ट देते भी हैं। एक वर्ड होता है बच्चों, ग्रांट, GRANT, ठीक है, जैसे हम डोनेशन देते हैं ना, ऐसी एक और वर्ड होता है ग्रांट, ठीक है, ये भी एक तरह से डोनेशन कहा जाता है, इसमें भी ग्रांट रिसीव भी होती है और ग्रांट पे भी करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, यूनिट ट्रांसफर इंक्लूडिंग गिफ्ट,
personal liabilities and other one way transaction since these transactions do not involve any claim for repayment. यहां पे आप कोई क्लेम नहीं करते हो, यहां आपके पास आप यहां पे कोई क्लेम नहीं करते हो कि आप मुझे रीपेमेंट करिए इसका, ये लीजिए 10,000 रुपए और 2 महीने बाद वापस कर देना, नहीं, आप डोनेशन दे रहे हो, आप इसमें रीपेमेंट का क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, अनरिक्विटेड ट्रांसफर भी बोला जाता है इसको। ये सब आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं, अनदर वर्ड्स, ठीक है। तो जो जितना डीपली पड़ेगा उसको याद रहेगा। चलिए अब आते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन पे, फोर्थ पॉइंट पे क्या है, कैपिटल ट्रांसफर में आते हैं बच्चों सारे एसेट्स और लायबिलिटी की बातें, सारे एसेट्स और लायबिलिटी की बातें आएंगी। अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो बच्चों, एसेट्स और विजिबल आइटम में फर्क होता है। विजिबल आइटम में आप खरीद रहे थे बेचने के लिए, लेकिन अगर आप एक मशीन खरीद रहे हो बाहर से सिर्फ यूज करने के लिए, तो वो विजिबल आइटम में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, एसेट्स में आएगा, है ना। अगर आप लोन ले रहे हो किसी दूसरे कंट्री से, तो वो कैपिटल ट्रांसफर में आएगा, क्योंकि यहाँ लोन की बात हो रही है। अगर आप लोन दे रहे हो, लोन देना लायबिलिटी एसेट्स है, लोन देना एसेट्स है, ठीक है, तो भी किसमें आएगा, कैपिटल ट्रांसफर में आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपका दिया हुआ लोन आपको वापस मिल जाए, तो आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, आपका हक कम हो गया ना उस पे, जिस किसी को लोन दिया हुआ था अब उसने वापस कर दिया, तो भी किसमें आएगा। मतलब जब भी आपके एसेट्स की बढ़ने और घटने की बात हो, लायबिलिटी के बढ़ने और घटने की बात हो, तो ये सारी बातें किस में आने वाली हैं, कैपिटल ट्रांसफर में। इसको किसी और से रिलेट मत करना, समझ में आया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मशीन परचेज, मशीन सेल। मशीन परचेज करोगे तो ऐसी बढ़ेगी, मशीन सेल करोगे तो ऐसी घट जाएगी, ठीक है। लायबिलिटी, टेक अ लोन फ्रॉम आईएमएफ, आईएमएफ से लोन ले लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन है बाहर की, या फिर रीपेमेंट टू आईएमएफ, आईएमएफ को लोन वापस कर दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट एग्जांपल जो बताए, ये सब किसके हैं, कैपिटल ट्रांसफर के हैं। आप पढ़ सकते हो कैपिटल ट्रांसफर रिलेटेड द कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जिसमें आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी और एसेट्स कम होती है। मतलब ऐसा कोई पैसा रिसीव किया आपने जिसमें आपके लायबिलिटी बढ़ सकती है और एसेट्स, बात लायबिलिटी ऐसी हो रही है ना, तो ये भी किसमें आएगा, कैपिटल ट्रांसफर में। इसमें लिखा है थ्रू बोरिंग और सेल ऑफ, लोन लोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, ऐसे बेचोगे तो एसेट्स घट जाएगी। तो ऐसे में लायबिलिटी और एसेट्स की बात अभी भी हो रही है, इसलिए किसमें आता है ये, कैपिटल ट्रांसफर में। एंड कैपिटल पेमेंट, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके एसेट्स बढ़ते हैं और लायबिलिटी घटते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने मशीन खरीदा, मशीन खरीदने से पेमेंट हो रही है, तो उससे आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आपने बैंक लोन का पैसा वापस कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, खर्चा इसमें भी तो हुआ है। समझ में आ गया। तो ये है आपके 4 ट्रांजेक्शन जो किसमें आते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में आते हैं। समझ में आया। ये आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये वाला आपको बुक में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, समझना है। मैं आपको एग्जाम में दे सकता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये कौन सा पॉइंट है और ये यहाँ पे कैसे है और ये क्यों है। बच्चे एक बात बताओ, तुमने अगर आईएमएफ से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, आईएमएफ से लोन लेना, बताओ किस में आएगा, बताओ ऊपर के चारों पॉइंट में किस में आएगा, आईएमएफ से लोन लेना, कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन तुमने 1 साल बाद लोन तो वापस नहीं किया, चलो लोन वापस कर दिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख वापस करना भी किस में आएगा, कैपिटल ट्रांसफर में, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी तो कम हो जाएगी। लेकिन आपने 1 लाख नहीं दिया, आपने 1,10,000 दिया, 10,000 किस चीज के, इंटरेस्ट के। तो बताओ 10,000 तो जा रहा है, लेकिन क्या 10,000 वो क्या वो 10,000 जो जा रहा है, क्या वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, क्या वो गिफ्ट है, वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, वो भी तो गया बाहर। समझ में आ गया। उसी तरह अगर मान लो आपसे किसने लोन लिया हुआ है और वो आपको पैसा दे रहा है वापस, साथ में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपकी क्या होगी, वो बाहर से आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट भी ध्यान रखना कि कोई खर्चे इनकम भी हो जाते हैं, ठीक है, बाहर से रिलेटेड। तो आपने अब तक ये समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो अपनी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में किए जाते हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड होता है। वो सिस्टमैटिक तरीका क्या है बताऊंगा अभी, लेकिन आप पहले समझा कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं। विजिबल बोल सकते हो, विजिबल, इनविजिबल, वो क्या था, गिफ्ट वाला, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और क्या था,
कैपिटल ट्रांसफर, और लास्ट क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड होता है, इसको ना अकाउंट से मत जोड़ना, अभी फिलहाल अकाउंट से मत जोड़ना, जो मैं बताना चाहता हूं आपको अकाउंट से जोड़ने वाले हो आप, लेकिन मत जोड़ना। देखो यहां पर सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक सिस्टमैटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। वो सिस्टमैटिक तरीका आपके सामने आ चुका है, ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, एक करंट अकाउंट, दूसरा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना होता है ना, तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट बनाने हैं, एक कौन सा, करंट अकाउंट, दूसरा, अब सुनो जितने भी आपने पॉइंट पढ़े हैं ऊपर, कितने पॉइंट पढ़े हैं, 5, 5 में से 4 करंट अकाउंट में जाएंगे, वो पॉइंट जाएंगे जो किसी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं थे। तो कौन से थे भाई, वो विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, यूनिट ट्रांसफर भी है, और कैपिटल ट्रांसफर एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड था ना। तो ये जो कैपिटल ट्रांसफर को छोड़ के जितने भी पॉइंट हैं वो सब कहां जाने वाला है, करंट अकाउंट में, और इकलौता कैपिटल ट्रांसफर कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ये देखो आपके सामने, ये देखो विजिबल आइटम दिख गया, इनविजिबल आइटम, और तीसरा और चौथा क्या था, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ये सब कहां जाने वाला है, करंट अकाउंट में। समझ में आया, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं है, पार्टनर करंट अकाउंट नहीं है, ठीक है। ये बीओपी के अंदर बनता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर, और कैपिटल ट्रांसफर में सारी बातें किसकी हुई थी, एसेट्स और लायबिलिटीज की, हाँ या ना, किसकी हुई थी, एसेट्स और, क्या वो सारे एग्जांपल जो कैपिटल अकाउंट में नीचे लिखे हैं वो सारे एग्जांपल एसेट लायबिलिटी के ही हैं, पढ़ के देख लो। बैंकिंग कैपिटल मतलब वही पैसा लगाना, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा लेना या वापस करना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कि वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, हम इन्वेस्ट करेंगे तो एसेट बन जाएगी, और लोन का लेना देना, ये सारी बातें ऐसी लायबिलिटी की तो हैं एग्जांपल, इसलिए किसमें आए सब ये, कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों क्या डायरेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं या कुछ अलग उसके अकाउंट बनते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो 4 5 थे वो पांचों को बैलेंस ऑफ पेमेंट डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं या कुछ अलग अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, बोलो बोलो बोलते रहो, विजिबल, इनविजिबल, इनलेट ट्रांसफर और इनकम एक्सपेंडिचर। और बच्चा कैपिटल ट्रांसफर किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल ट्रांसफर में लिखा नहीं है, मैंने उसके एग्जांपल लिख दिए कैपिटल ट्रांसफर के, जैसे इन्वेस्टमेंट, लोन, समझ में आ गया। जिस तरह के आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है उसमें भी डेबिट क्रेडिट होता है। अब जरा हम ये समझते हैं, जैसे मान लो करंट अकाउंट में डेबिट भी है और दो साइड है करंट अकाउंट में, तो सामान खरीदने को इंपोर्ट ऑफ गुड्स किधर आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि परचेज डेबिट साइड आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में परचेज किधर आता है, डेबिट साइड, और बेचने किधर आएगा, क्रेडिट साइड। उसी तरह सर्विस बेच रहे हो, क्रेडिट साइड, सर्विस खरीद रहे हो, डेबिट साइड, गिफ्ट दे रहे हो क्योंकि खर्चा है, गिफ्ट मिल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कहीं ना कहीं डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट, क्योंकि है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है, सेल करना, सेल हमारी इनकम होती है, इसलिए किधर आएगा, क्रेडिट में। अब बताओ सुनो, जब आपके साइड्स डबल डेबिट भी होंगे क्रेडिट भी होंगे तो आप अमाउंट भी दिखाओगे उसमें, और जब अमाउंट दिखाओगे तो एक आंसर भी तो आएगा लास्ट में, सरप्लस या डेफिसिट। अब समझे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था हमारे कंट्री का, तभी हमने क्या करा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाना पड़ा। डेफिसिट कब आता है, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस क्या है, डेफिसिट ही है। तो जब डेबिट और क्रेडिट में दोनों जगह रिकॉर्ड करोगे तो आपका आंसर कुछ बैलेंस तो करेगा नहीं, या तो सरप्लस में आएगा या डेफिसिट में आएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें दो साइड्स हैं और ये बातें यहां लिखी हैं बच्चे ऊपर देखो, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट यूजुअली अ डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं अकाउंटिंग जैसा, फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिकॉर्ड होता है वो ट्रांजेक्शन होता है वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, दो साइड होती हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड,
ऑल द इनफ्लो ऑफ या सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। जब भी आपको लगे कि पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, इनफ्लो हो रहा है, वो सब क्रेडिट साइड में जाएगा, और जितने भी लगेगा कि खर्चा हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है पैसे का, वो सब डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको हम नीचे डिस्कस कर भी चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कैपिटल अकाउंट की। बच्चों कैपिटल अकाउंट में भी कौन साइड होती है? अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, ध्यान से बताना, ध्यान से बताना। कैपिटल अकाउंट में दो साइड होती हैं। अगर मैं लोन लेता हूं तो बताओ किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा? लोन लेना लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी किस तरफ आती है? तो इसमें भी दो साइड है बच्चे, इसमें भी दो साइड है, इसमें भी दो साइड है, और इसमें भी कहीं ना कहीं एक साइड में जाएगा। लोन लेना लायबिलिटी है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। लोन देना एसेट्स है, डेबिट साइड। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कोई कंपनी यहाँ पे आके अपना बिजनेस शुरू करती है, ठीक है, क्या बाहरी कंपनी यहाँ पे आके अपना बिजनेस शुरू करती है, ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं होता, दोनों में फर्क है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। फर्क क्या, सुन लो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक कंपनी आती है और अपनी ब्रांच ओपन करती है, मतलब खुद की कंपनी ओपन करती है, ब्रांचेस। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है कि कंपनी आती है और किसी और कंपनी के साथ मिलके बिजनेस करते हैं। जैसे आप जब मैकडी जाओगे ना, तो जब उसका बिल देखोगे आप, तो बिल में ना मैकडी लिखा नहीं होगा, सबसे नीचे ना, सबसे नीचे वहां कोई और लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ और नाम लिखा होगा। सब छोड़ो, अभी आप पेट्रोल भरवाने जाना है इसमें, जियो में, जियो पेट्रोल पंप है ना अभी बाहर, तो उसमें अगर आपको पर्ची मिलेगी तो ऊपर तो जियो लिखा होगा, पर नीचे जाओगे तो एक सन राइजिंग कंपनी लिखी होगी, कुछ सन राइजिंग लिमिटेड। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपनियां फ्रेंचाइजी खरीदती हैं। तो अगर मान लो दो कंपनी मिलके काम कर रहे हैं तो वो किस में आता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है, तो बाहरी कंपनी आई और किसी और कंपनी साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ऐसे में अगर हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए एसेट्स है, और कोई और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमारी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब हमारे पास उसका पैसा है, और हमारे पास किसी और का पैसा होगा तो हमारे लिए क्या है? वो लायबिलिटी तो है। जैसे लोग तुम्हारे यहाँ शेयर पर पैसा लगा रहे हैं तो तुम्हारे वो क्या थी? शेयर कैपिटल, लायबिलिटी थी ना, क्या शेयर कैपिटल, और तुम कहीं पे शेयर लगाओगे पैसे तो तुम्हारे लिए एसेट्स है। समझ में आ गया? तो इसकी भी डबल साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है। जो बातें बताई हैं वो सब यहाँ लिखा है। करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स को एक और नाम से कहते हैं मर्चेंडाइज ट्रांजेक्शन या विजिबल ट्रेड, और इसे क्या बोलते हैं? इनके आपको डेबिट क्रेडिट कहाँ शो करने हैं, समझ में आ गया? इसमें क्या आता है? ओनली गुड्स। इसमें क्या आता है? ओनली सर्विसेज। इसमें डेबिट में क्या आएगा? खरीदने पर। क्रेडिट में क्या आएगा? बेचने पर। इसमें खरीदने पर डेबिट साइड, इसमें बेचने पर क्रेडिट साइड। फिर क्या है? इनलेट ट्रांसफर, ठीक है, अनलिक्विडेड ट्रांसफर या वन साइड ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं उसको, जब आप किसी को गिफ्ट, डोनेशन, है ना, ये सब पे करते हो तो वो उसमें आता है। अगर आपको मिल रहा है तो क्रेडिट साइड, क्योंकि आपकी इनकम लगती है वो, और अगर आप पे करते हो तो खर्चा है, डेबिट साइड आ जाएगा। समझ में आ गया? लास्ट, इनकम एंड रिसिप्ट। इनकम, रिसिप्ट और पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप इनकम किसी, अगर आप पे कर रहे हो किसी को तो डेबिट साइड में आएगा, और आपको मिल रहा है इनकम तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। चलिए, कैपिटल अकाउंट समझा दिया मैंने आपको। कैपिटल अकाउंट में यही एग्जांपल है, कौन साइड किस तरफ आता है सब समझा दिया है आपको। चलिए, बीओपी बच्चों तीन तरह का आंसर आ सकता है। पहला, बैलेंस कैसा आएगा? जब डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होंगे। सरप्लस कब होगा बताओ? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, मतलब इनकम साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड इनकम होती है ना, और डेबिट साइड कम होगी तो आपका आंसर सरप्लस में आएगा। और डेफिसिट जब होगा, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी, मतलब पे। ऐसे लिखते नहीं है, पर यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? जब आपकी रिसिप्ट ज्यादा होगी, किससे? पेमेंट से। रिसिप्ट साइड क्रेडिट साइड ही होती है, पेमेंट डेबिट साइड होती है, पर आपने डेबिट क्रेडिट का नंबर बताना है। यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट की बताना कि रिसिप्ट ज्यादा, पेमेंट कम, तो आपका सरप्लस में आंसर आएगा। डेफिसिट तब होगा जब आपका रिसिप्ट कम होगी, किससे? पेमेंट से। खत्म। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन अगला टॉपिक क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड।